जो पहला आयाम हमें पढ़ना है वो है नैतिक विकास। लिखो, नैतिक विकास पढ़ेंगे, शारीरिक विकास पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास पढ़ेंगे, सामाजिक विकास पढ़ेंगे और संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे। ये इतने विकास हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक एक दिन का एक एक सिद्धांत है। संज्ञानात्मक थोड़ा सा बड़ा है, वो 2 दिन चलेगा, बाकी सब तो एक एक दिन के ही है। सबसे पहले नैतिक विकास पढ़ते हैं। नया जुड़ा है हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, इस बार प्रश्न भी आया है इससे, हाँ या ना? और आपको जानकर थोड़ी हैरानी भी होगी, अचरज भी होगा, और हमारे लिए ये खुशी की भी बात है, और खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी की बात भी है कि कल सेकंड ग्रेड की साइंस की आंसर की आई थी। पता है क्या? पता है ना, जनवरी वाले पेपर की कल आंसर की आई है। और आपके इंस्टीट्यूट ने जो आंसर की अपलोड करी थी वो पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ आरपीएससी की आंसर की से मैच होती है। यहां तक कि जो 2 क्वेश्चन हमने आंसर की में डिलीट कहे थे कि ये डिलीट होंगे, आरपीएससी ने आंसर की में उनको डिलीट ही किया है। इससे आपकी प्रामाणिकता पता चलती है। और हमारी, मैंने क्या कहा, ये खुशी की भी बात है और जिम्मेदारी की भी बात है, क्योंकि आगे भी हमें उसी चीज पर खरा उतरना है। जैसे मैंने आपको कहा था, एक संशोधित प्रभाव के नियम का प्रश्न आया है, संशोधित प्रभाव का। एक इसी नैतिक विकास से प्रश्न आया था, वो था कि सही और गलत में मैं अभी डिस्कस करके बताऊंगा। उसमें यह था, सभी उसमें नैतिक दुविधा बता रहे थे, और कलाम एकेडमी ने जो उसकी आंसर की जारी करी थी वो नैतिक तर्कणा की थी। या मैं एक बार चेक करता हूं, मेरे पास वो आया हुआ है क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अपन नैतिक विकास पढ़ भी रहे हैं। जस्ट अ मिनट। क्योंकि नैतिक विकास अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नैतिक तार्किकता, दुविधा, सब उसका आंसर बता रहे थे, और अपन ने क्या बताया था? नैतिक तार्किकता। ये बोली ना मैंने बात भी, यही बात कही थी ना? हाँ। तो और वो आरपीएससी ने भी जो आंसर माना है वो नैतिक तार्किकता ही मानना उसका। और एक क्वेश्चन था कि पुरस्कार तो व्यवहार को बढ़ाता है लेकिन दंड उस पर कोई असर नहीं करता, तो उसका जनरली प्रभाव का नियम ही बोलते हैं, प्रभाव का नियम ही लिखा हुआ था, लेकिन उसमें ऑप्शन में एक संशोधित प्रभाव का नियम दिया हुआ था। और आपको शायद, आप में से किसी ने मुझसे अगर पढ़ी हो अधिगम, तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, हमेशा ये 2-3 बार बोल चुका हूं कि इस विषय में थॉर्नडाइक ने मरने से पहले ये बोल दिया कि मेरे जो ये सिद्धांत है ये सही नहीं थे, इनमें कुछ सुधार करूंगा। ये बात मैं अक्सर बोलता हूं, ऑनलाइन भी कई बार बोली है, यूट्यूब पर भी कई बार बोली है। और वो जो थॉर्नडाइक ने जो बात बोली थी कि ये मैंने सही नहीं लिखा, इसमें कुछ सुधार करना है मेरे को, वो जो सुधार उसने संशोधन किया था, उसी से आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ये तो मेरे विषय की बात मैं कह रहा हूं, 100% एक्यूरेसी, एक भी सिंगल क्वेश्चन इधर का उधर मिसमैच नहीं हुआ। सारे क्वेश्चन जो अपन ने माने हैं पूरे प्रामाणिकता के साथ, और टेस्ट सीरीज से तो सारे क्वेश्चन थे ही, आपने पहले भी देख लिया था। बहरहाल आइए, ठीक है, वापस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जिम्मेदारी का काम है, तो अब हम पर दोहरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नैतिक विकास सेकंड ग्रेड में पहली बार जुड़ा था पिछली बार, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन नैतिक विकास से आए थे। नैतिक विकास की शब्दावलियों को हम बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं नैतिक विकास होता क्या है। व्हाट इज मोरालिटी? शैशवावस्था में मैं डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग से ही मुझे उत्तर मिले। क्या होता है नैतिकता? सबका आंसर आना चाहिए भाई, ये गलत बात है। एक ही सेलेक्ट होने आया क्या क्लास में कि तुम में से एक ही विद्यार्थी चाहते हैं हम सेलेक्ट हों? याद करो, शैशवावस्था में मैंने पढ़ाया था ना नैतिकता का। तो नैतिकता क्या होती है? क्या? अच्छा बुरा नहीं, एक सही गलत शब्द था, अच्छा बुरा नहीं था। सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय लेना अपने स्वयं विवेक से। और विकास की प्रक्रिया में सबसे मुश्किल समझा जाता है नैतिक विकास के सिद्धांत को, और हम इतनी सफाई से, इतने सरलता से इसको पढ़ेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। नैतिकता का मतलब क्या है? अपने स्वयं विवेक से किस चीज का फैसला लेना? सही और
गलत का। तो पहले तो ये लिखो, नैतिकता से अभिप्राय है अपने स्व विवेक से सही और गलत का फैसला लेना या निर्णय करना, और इस बोध का विकास, इस बोध का विकास नैतिक विकास कहलाता है। नैतिक विकास क्या है? अपने स्व विवेक से क्या निर्णय लेना, सही और गलत का। और ये जो सोच है हमारी कि हम कब किस चीज को सही मानते हैं, कब किस चीज को गलत मानते हैं, ये क्या कहलाता है? नैतिक विकास। नैतिक विकास को लेकर दो मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले है पियाजे और दूसरे हैं पियाजे के स्टूडेंट लॉरेंस कोलबर्ग। वैसे हेविघस्ट का भी एक सिद्धांत आता है, अटिन दिखवा दे, हाँ, हेविघस्ट का भी एक सिद्धांत आता है, मगर हम उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड पर चली जाती है चीजें। हमारी परीक्षा में जो प्रश्न अमूमन पूछे जाते हैं वो कोलबर्ग और पियाजे से ही पूछे जाते हैं। खास बात यह है कि सेकंड ग्रेड ने पिछली बार पियाजे से कोई ज्यादा प्रश्न पूछा नहीं है, तो इस बार पियाजे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोलबर्ग से तो एक आध क्वेश्चन आ गए थे और परिभाषाओं से तो क्वेश्चन साइंस में आया ही था। तो सबसे पहले इस पे आता है सिद्धांत पियाजे का। लेकिन उससे पहले भी मैं एक बात पूछूं कि आप अपने स्व विवेक से फैसला किस चीज का ले रहे हो? सही का और गलत का। तो क्या ये फैसले बदलते हैं क्या? मतलब आज जो चीज आपको सही लग रही है, हो सकता है 2 साल बाद गलत लगने लग जाए, हो सकता है ना। बस यही नैतिकता है। नैतिकता क्या का उत्तर नहीं देती है, ये बात याद रखना, समझो। क्योंकि आप में से कुछ साथी फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दोगे, तो मैं चाहता हूं आपको ये जो टॉपिक कॉमन टॉपिक है ये ऐसे तैयार कर दूं कि ये नोट्स पढ़ के तुम फर्स्ट ग्रेड वाली साइको के उत्तर भी ढंग से देके आओगे। चिंता ही मत करो, एक फीस में 2 काम हो रहे हैं अपने। नैतिकता कभी भी क्या का उत्तर नहीं देगी, ये बात याद रखना कि क्या सही है। नैतिकता हमेशा उत्तर देती है क्यों का, कि क्यों सही है। यह बात याद रखना। कोई चीज 2 लोगों के लिए सही हो सकती है, लेकिन हो सकता है इनके लिए कोई कारण दूसरा हो और इनके लिए कारण दूसरा हो, और वही कारण क्या निर्धारित करेगा? नैतिकता या नैतिक विकास। अब आप बोलोगे गुरुजी अब बात थोड़ी सी ऊपर से गई, क्या क्यों ओ कौन समझ में इन थोड़ा सो सादी भाषा हम समझाओ। जब हम बहुत छोटे थे तो हम स्कूल का होमवर्क करते थे, हाँ या ना? क्यों करते थे? छोटे बच्चे जब हम थे तब हमारे लिए स्कूल का होमवर्क करना या घर पे जाकर स्कूल में जो काम दिया वो करना, पढ़ना क्यों जरूरी था? क्योंकि थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ता हूं फिर सब बोलोगे हाँ, क्योंकि अगर होमवर्क कल नहीं करके लेकर गए तो मारेगा। तो हमारे लिए होमवर्क करना जरूरी क्यों हुआ? हमारे लिए होमवर्क करना नैतिक रूप से सही क्यों हुआ? क्योंकि ये पिटाई से बचा रहा है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिटने से बचना इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? थोड़े से और बड़े हुए तब भी पढ़ के जाते थे। तब क्यों पढ़ के जाते थे? क्योंकि तब अगर पढ़ के नहीं गए तो क्लास में हो सकता है सब पढ़ के आए, अपन नहीं पढ़ के आए,
अपने को मास्टर मुर्गा बना दे, कूट दे पीट दे, कुटाई से फर्क नहीं पड़ता सर, शरीर वज्र का बन गया अब। पर सर इतने लोगों के बीच में पिटाई होगी ना यार, बेइज्जती सी होगी गुरुजी। मैं तो थारी सोगा नहीं लिया पढ़ू, मेरे पर पीरती से मेरी काल परसों बात होनी शुरू हुई है, बिक सामने बेइज्जती होना ठीक होने लगे गुरुजी। तो कहने का थॉमस तो नहीं कोई सी पीरती जनते आएगी पीरती, हेलो जना। तो कहने का मतलब क्या है, उस समय पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये बेइज्जती से बचा रहा है, क्लास में इज्जत जो बनी हुई है उससे बचा रहा है। और कई बार तो कई बच्चे कहते हैं गुरुजी वो माकड़ मास्टर तो यहाँ कि 12 क्लास का 12 खड़े होकर मुर्गो बना रहे, छोट क्या टाबर जाए बां के सामने क्या इमेज रहेगी फिर क्या भैया तो मुर्गा मुर्गा बने खड़िया। समझ रहे हो, आज आप लोगों के लिए पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, नौकरी है, जीवन है, भविष्य है, और नौकरी भी नहीं तो साहब अभी ये नहीं, अब भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, कोई बात हुई तारी। तो समझे, वही पढ़ाई करना एक समय तो महत्वपूर्ण क्यों हो गया, क्योंकि पिटाई से बचा रहा था। वही पढ़ना कुछ समय बाद क्यों महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो बेइज्जती से बचा रहे हैं। और वही पढ़ना आज क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी ये जरूरी है, ये नहीं पढ़ेंगे कोई बेइज्जती नहीं है, कोई पिटाई नहीं है, किसी को प्रूफ नहीं करना, हम पढ़ेंगे हमारी नौकरी लगेगी, हम नहीं पढ़ेंगे हम ही बेरोजगार रहेंगे, सादी बात। एक पढ़ाई लेकिन 3 अलग अलग चरण और 3 अलग अलग नैतिकता की बात हो गई। पियाजे इन्हीं 3 स्तर की बात करता है। एक और एग्जाम्पल से समझो, बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल ऐसे होंगे कि नैतिकता तुम्हारे दिमाग में से बैठ जाएगी, चिंता ही मत करो, और कहानियां ही कहानियां हैं इस पूरे सिद्धांत में। एक व्यक्ति से पूछा गया कि तुम शाकाहारी हो या मांसाहारी, तो उसने कहा ए शुभ शुभ बोल, मैं तो बहुत जबरदस्त शाकाहारी आदमी हूं, मैं तो यहाँ की चीजा को मुंडा परिणाम कौन लू, खानो तो दूर की बात है। हाँ तो क्यों नहीं खाता भाई, क्या दिक्कत है, अरे बावड़ी बात कर यार, बालाजी को भगत आदमी मंगलवार का व्रत किया करूं मैं यार, पागल इंसान, तन भेरो कि बालाजी दे गोटा की बावड़ो कर दे बार कोई उड़ी सुड़ी चीज खा लिया तो। क्या समझ में आ रहा है, उसके लिए मांसाहार क्यों जरूरी नहीं है या शाकाहार क्यों जरूरी है, क्योंकि बिना बालाजी को डर लाग रहे है, उसको बालाजी का डर लग रहा है, उसको लग रहा है कि बालाजी किसी पाप के भागी मुझे ना बना दें, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। फिर एक से पूछा कर तुम क्यों शाकाहारी हो मांसाहारी, अरे आप तो शाकाहारी, हमारा तो घना प्याज लसणी कौन बने भाई साहब, क्यों, अरे ब्राह्मण आदमी यहाँ पूजा पाठ कर वाला लोग हैं यार, मेरे मैं तो कोई एक अजीब, मैं तो हम तो जैनी इंसान है, हम तो अहिंसा करते ही नहीं है, हम तो परिवार में यही चलती आ रही है प्रथा, हम तो इवन एक एक दिन का व्रत और रखते हैं और ये सब चीजें। उसके लिए शाकाहार क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके आसपास के लोग क्या हैं, तो ये सब कर रहे हैं, तो अपने भी शाकाहारी बने रहो। फिर एक तीसरे से पूछा अपने जैसे से आड़ू आदमी से, कह रहा भाई तू शाकाहारी है एक मांसाहारी है, बोल भाई जी अभी तक तो शाकाहारी हूं, अभी तक शाकाहारी मतलब, नहीं मन नहीं करा, मन नहीं करा तो है अभी तक शाकाहारी, जिस दिन मन किया उस दिन क्या पता मांसाहारी हो जाए, तो अभी तक क्यों शाकाहारी हो, अरे क्यों हो सके, क्यों कोई की डेड बॉडी खाएं, लाश खाकर क्यों पेट भरे जब ढंग की चीजें खा सकते हैं तो। समझ रहे हो, 3 लोग तीनों शाकाहारी, तीनों के शाकाहार का क्या तो सेम है, क्यों अलग अलग है, और ये क्यों जैसे जैसे आपका बदलता है, क्यों जैसे आपका परिवर्तित होता है, यही क्या कहलाता है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ ना, नैतिक विकास होता क्या है, बताओ भाई दोस्तों, एक दिमाग में पिक्चर बनी ना, आपके लिए कोई चीज सही क्यों है, क्या सही है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों सही है, वो आपका क्या होता है, नैतिक विकास। अब देखो इसके ऊपर बात करते हैं, हेडिंग लगाओ पियाजे का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत इस पे जो आता है वो आता है पियाजे का सिद्धांत।
पियाजे का सिद्धांत। पियाजे ने अपना एक सिद्धांत दिया था नैतिकता का, जो 3 चरणों से होकर गुजरता है। और चरण मतलब याद रखना लेवल होता है ये। 3 चरण नहीं, सॉरी, स्तर। 3 स्तर से होकर गुजरता है। चरण मतलब तो स्टेज ही हो गया। पियाजे का ये स्थान कहां से पहुंचता है? 3 स्तरों से होके। लेकिन पियाजे के सिद्धांत में कुछ कमियां थी। कमियां मतलब थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं थी, स्पष्टता नहीं थी। तो उसके स्टूडेंट ने उस सिद्धांत को थोड़ा सा अच्छा किया और अपना सिद्धांत दे दिया, लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो पहले तो अपने को पियाजे को ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो कि पियाजे ने रीट की एग्जाम जिन नोट्स को पढ़ के पास करी, कोलबर्ग ने उसी से फर्स्ट ग्रेड निकाल दी। यह है मामला। सिद्धांत मूल रूप से किसका दिया हुआ है? पियाजे ने कहा नैतिक विकास के कितने स्तर होते हैं? तो पियाजे के सिद्धांत में पहले स्तर पर आते हैं, इंग्लिश में नाम लिखना साथ में, मॉरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थता। अब मैं कुछ कर रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें चीजें याद करवाने के लिए मेरे लिए जरूरी है वो करना। जन्म से नैतिक यथार्थता पहला स्तर, जन्म से कहां तक? 7-8 वर्ष तक। ठीक है। लिख लो, नैतिक यथार्थता पहला स्तर, जन्म से 7-8 वर्ष तक, मॉरल रियलिज्म। पढ़ नहीं रहे हो भाई? हैं? क्या? हाँ 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 हाँ, जोर, थोड़ा सा जोर से बोलो, इन सबको सुनना चाहिए। जो कान पे पर्दे जो है उस पे रुई डाल के लिखा था जिन्होंने अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो, बहुत बढ़िया। सुना तुमने? गूगे चाली तू भी चाली मैं भी चाली, मास्टर लिखा रखियो है, आपने लिखना है, सोचने को नहीं के लिख रहे हो। मैंने भी 2 मिनट पहले एक बात की थी ना, मैं कुछ लिखवाऊंगा, मुझे माफ कर देना कि तुम्हारे नोट्स के अंदर मैं कटवा रहा हूं अब ये लाइन लिखवा के। लेकिन इसको याद कराने के लिए ये गलती कराना अनिवार्य था। और तुमको नहीं ही बता देता तो ताने याद होनी चाहिए। कौन ना ताने याद कि शैशवावस्था में नैतिकता नहीं होती, इसीलिए इस जन्म को काट दो और बस इतना लिख दो। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, गुड। हे देवी देवताओं, थारी आरती उतारूंगे, याद क्यों कौन कर रहे थे? हाँ, लिखा ही नहीं था। हाँ, ये अच्छा था, उन्हें तो लिखा ही नहीं था। देखो, जन्म के समय नैतिकता नहीं होती। जन्म के समय बच्चे को सही गलत के बारे में नहीं पता होता। 3-4-5 साल तक आते आते होता है। पियाजे ने स्पष्ट नहीं किया कब होता है, ये बात याद रखना। कई पुस्तकों में तुम्हें मिल जाएगा 4 से 8-7 वर्ष ना, पियाजे ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। तो ये नैतिकता का पहला स्तर है, पहला लेवल है, और इसको लेवल 1 कहा जाता है। ये वहां कहीं ऊपर लिख लेना, 3 स्तर 3 लेवल, 3 स्तर 3 लेवल। ये नैतिकता का क्या है? लेवल 1। इस समय बच्चे को क्या लगता है? बच्चा 7-8 साल तक का है, 3-4 साल 5 साल तक आते आते नैतिकता आने लग जाएगी। जैसी जैसी उसकी अपब्रिंगिंग होगी, जिस तरह के परिवेश में वो रहेगा, उस पर नैतिकता निर्भर करती है। बात याद रखना, नैतिकता परिवेश पर निर्भर करती है। बच्चे को लगता है कि जो चीज सही गलत के नियम है ना, वो किसी ऊपरी ताकत ने बनाए हैं। ऊपरी ताकत भगवान भी हो सकता है, ऊपरी ताकत मां बाप भी हो सकते हैं। और इन नियमों को तो हे भगवान चैलेंज ही नहीं किया जा सकता, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। 3 एग्जाम्पल से बताता हूं। छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, 6 बज गई,
बच्चे की बैटिंग आने वाली थी, उसने कहा करना ना मन तो घना जानो है। क्यों? अरे मेरी मम्मी मना रोड़ा करेगी, बोली 6 बजे आ जा नहीं तन मारूंगी, जब मन तो जानो भैया। उसके लिए 6 बजे घर पे आना क्यों जरूरी है? क्योंकि मम्मी ने कहा है, और मम्मी के कहे को टाला नहीं जा सकता। आया ना? छोटे भाई बहन मान लो लड़ रहे हैं, भाई ने झाड़ माई दी भाण का एक चनपटा की खांच और पट देनी सी। चनपट पड़ते ही बहन तो कुछ बोले नहीं, बोले मम्मी अंदर से कुछ बोलती है। क्या बोलती है बताओ? अरे मरी लिया बाण पर हाथ उठावे, कांटा में हाथ उगेगा तेरा। और उसको सही में लगता है कि केवरो साचा नहीं, कांटा में हाथ उड़ा, नहीं 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 मम्मी गलती होगी। शाम के टाइम बच्चे खेल रहे होते हैं तो दादी आती है, रे साथियों संजय क्यों खेल रहे हो, भगवान की ताली में बाटा पड़ा करे है ही टाइम। बुजुर्ग महिलाएं बोलती है ना ऐसी बातें, तो अपने को क्या लगेगा, हाँ सच में ऐसा होता होगा। और सबसे बेस्ट, बच्चा बदमाशी कर रहा है, मम्मी कह रही है चुपचाप खानो खा ले। कौन खाऊं, मन तो टीवी चला दे। कौन खानो खा ले बेटा, तन आखिरी बार करूं, हाँ मन तो टीवी चला दे। ठीक है कौन खा लेना, ठीक है तेरे से बात ही कौन करूं, आज से मैं तेरी मम्मी को नहीं। इतना बोलते हैं उसको क्या लगेगा, तुरंत रोने लग जाएगा। नहीं मम्मी, मेरी मम्मी बन जा, वापिस मम्मी बन जा मेरी, मैं रोटी खा ली, मेरी मम्मी बन जा। उसको क्या लगा, मम्मी ने कह दिया मम्मी नहीं हूं। अब पापा नहीं मम्मी कटस ले आऊंगा। अच्छा पापा पीछे बेटा राजी हो रहा है, बोले एक बार मेरे का नहीं भी देख कर क्यों बोल दे। तो कहने का मतलब क्या है, नैतिक यथार्थता उसको लगता है नियम किसी ऊपरी सत्ता ने बनाए हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लिखो इस बात को। इस स्तर पर व्यक्ति को लगता है, इस स्तर पर व्यक्ति को लगता है कि नियम किसी बाहरी सत्ता ने बनाए हैं, कि नियम किसी बाहरी सत्ता ने बनाए हैं और उन्हें तोड़ा या बदला नहीं जा सकता, तोड़ा या बदला नहीं जा सकता, तोड़ा या बदला नहीं जा सकता। ओके ठीक है, क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, ये मम्मी वाला एग्जाम्पल ही लिख लो। शैतानी करने पर मम्मी कहे कि मैं तेरी मम्मी नहीं, और बच्चा शैतानी करना बंद कर दे। अपनी भाषा में लिख लो इस बात को पूरी को, कहानी पूरी सुना दी है मैंने, अपनी भाषा में अपनी शैली में लिखो इस बात को, नोट्स के ऊपर मत बिलीव करो। छोटी सी बात है, शैतानी करने पर मम्मी ये कहे कि मैं तेरी मम्मी नहीं हूं, और बच्चा शैतानी करना बंद कर दे, उसको लगे कि हाँ भाई देखो इम भी टीप रहा है दूसरा की कॉपी से। हे भगवान क्या उसी, यही तो छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हमको खुद से तैयार करेंगी। और ऐसा घरों में अक्सर होता है, बच्चा बदमाशी करे तो उसको कह दिया जाता है कि जाओ बस, अब ठीक है पापा तेरे से बात नहीं करेंगे आज के बाद कभी। तो उसको लगता है ले यार पापा बात करो, पापा बात किसे करेंगे, तो वो बोलता है यार ठीक है सॉरी पापा, और ये सब। ये सारी चीजें कौन सी नैतिकता में आती है? नैतिक यथार्थता में। नियम किसी बाहरी सत्ता ने बनाए, इनको तोड़ा ही नहीं जा सकता। जैसे पहला व्यक्ति क्या कह रहा था कि भाई मैं इसलिए शाकाहारी हूं क्योंकि बालाजी का उपासक हूं, बालाजी पागल कर देते हैं। मतलब बालाजी की बात का अवहेलना कौन कर सकता है भाई, किसी की, आपके मेरे जैसे किसी मनुष्य की औकात नहीं है बालाजी के विरोध में कुछ बोल दे, हाँ या ना? तो बस इसलिए उसके लिए नैतिकता नैतिक यथार्थता की है। दूसरे लेवल पर जब हम आते हैं तब आती है नैतिकता नैतिक समानता की।
7-8 वर्ष से 11-12 वर्ष तक। मॉरल इक्वालिटी 7-8 वर्ष से 11-12 वर्ष तक। देखो बहनों भाइयों, यह स्तर है नैतिक समानता का। यानी आपके साथ समान रूप से कोई चीज नैतिक हो रही है तो आपके लिए भी वो चीज नैतिक है, और समान रूप से नैतिक नहीं हो रही है तो आपके लिए वो नैतिक नहीं है। हालांकि वर्ष 7 से 12 है, लेकिन नैतिकता का हर पक्ष हर व्यक्ति में मौजूद रहता है, ऐसा खुद कोलबर्ग ने कहा है। तो उदाहरण हो सकता है मैं आपकी जिंदगी के भी दे दूं। तो ऐसा मत सोचना अरे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, आप बात तो करो 11-12 वर्ष की, मैं 20-20 साल का 30-30 साल का हमारा उदाहरण क्यों दे रहे हो। ये सत्य है। आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे। और कितनी बजे तक लगती है? कुछ की 5 बजे तक लगती होगी, कुछ की हो सकता है 7 तक भी लगती है ना, सब्जेक्ट वाली। सब्जेक्ट की भी लगती है क्या क्लास? अच्छा अच्छा। एक बात तो मान लो, हालांकि इसका किसी के जीवन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे मैं बताऊंगा कुछ चेहरे मुझे मुस्कुराते हुए दिख जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, वास्तविक कहानी है। मान लो दो बायां हैं, एक तो यहीं कहीं हॉस्टल में रहती है या कोई कमरा लेके रहती है, और एक कोई अपनी दादी बस पकड़ रहा है, एग्जाम की तैयारी करवा है। देखो 2 5 तो हाथ से लगा। अब हॉस्टल वाली जो है वो तो 11:15 यार दमक जाट है, मतलब 11 बजे क्लास है तो मानते हैं 10:15 आके दमक जाती है यहाँ पे, और आगे आगे बैठ जाए, शीट रोक ले। और अति पक्की भाई ली का एक थैलो साइड में भी दादिया वाली थाई भी रोके। अब वो दादिया वाली जो देवी है वो हो सकता है बापड़ी के सासरम भी काम रे टाबरा को काम, सासू ने थोड़ो कोई कोई खुआ पिया, रोटी राटी खुआ, फिर बालान चल रहा आपकी 10 बजे, तो वो कभी बेचारी 11:15 पहुंचती है, कदे 11:30 मुझे, कदे बापड़ी पूनी 12 भी बज जाए आना में। लेकिन इस खचा खच भरी हुई क्लास में उसको सीट हमेशा कहां मिलती है? क्यों? क्योंकि हॉस्टल वाली जो साथी है, दोस्त है, वो पहले से सीट रोकती है। हाँ ना, कितने बोले लोग समझ रहे हैं। वाह, एरोप्लेन आ रही होगी। हाँ भाई, तो वो साथी क्या है, उसके लिए सीट रोक रही है। अब मेरे सवाल का जवाब दो। बीच में हो सकता है कभी ब्रेक भी होता हो, ब्रेक तो क्या है, कई बार जैसे टीचर को आने में 5-7 मिनट लेट हो जाती है तो आपको सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि हाँ भाई ये क्लास सर ने 10 बजे के 11 बजे डॉट छोड़ी, तो अगले सर जो है वो 5-7 मिनट लेट आएंगे। तो आपको पानी पीने या चाय पीने या कुछ भी ऐसा सामान्य जो एक तरह से कह सकते हैं प्रबंधन के कार्यों के लिए चले जाते होंगे, ठीक है, जलपान वगैरह के लिए। अब मान लो दादी वाली और हॉस्टल वाली दोनों बायां बोतल लेके आती हैं अपनी पानी की। तो मेरे को एक बात तो, 2:30-3 बजे अगर पानी का ब्रेक हुआ तो दोनों की बोतल लेकर पानी भरने कौन जाएगी? हॉस्टल वाली या दादिया वाली? क्यों भाई? क्योंकि इसने उसके लिए सीट रखी है तो मैं ही खातर पानी लिया हूं। यही कौन सी नैतिकता है? नैतिक समानता। तो नैतिक समानता समझ में आया कि तू मेरे ताई क्यों कर, मैं तेरे ताई क्यों करूं, है ना। गुगे चाली तू भी चाली मैं भी चाली, वो वाली चीज है। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम होता है। जनरली पियाजे ने खुद ने माना कि अधिकांश लोग इसी नैतिकता पर आकर दम तोड़ देते हैं, मतलब जीवन पूरा बीत जाता है इसी नैतिकता पर आके। कैसे? कई बार अपन कोई दोस्त को कहते हैं कि यार एक बार कहीं तेरी भाभी से मिलने चलना है, चल साथ में। अरे मेरे का ना फालतू का काम का तेरा टाइम को नहीं, अरे चल ले यार, तेल तेरी मोटरसाइकिल में मगला देश में यार, हाँ जना ठीक है चल ले। तो देखो तेल कोई डलवा रहा है, बाइक कोई और की, ये बाइक दे रहा है तो मैं इसकी बाइक में
तेल डलवा दूं, कौन सी नैतिकता है? नैतिक समानता। कई बार आप मंदिर जाओ, मान लो कोई देवीपुरा मंदिर चले गए, गणेश जी के बालाजी का हाथ जोड़ रहे हो, बालाजी ध्यान रख जो मेरो मन पास करा दो। पास फेल तो दूर की बात, बाहर आए कोई चप्पल चोर के ले गया तुम्हारी, अब तुम क्या करोगे? कोई और की पैर आ जाओगा, यही होगा। और यहां मान लो किसी ने पूछ लियो, करो यार चप्पल बहुत जोर की यार तेरी, है कठा से ले रहे हो? जन वाले ना रे क्या को ले रहे हो, परसों में तो बढ़िया चप्पल ले रहे हो, रिलैक्स होगी, मेरी तो भी मंदिर गन चोरी होगी यार। अब इस दोस्त ने कहना शुरू कर दिया, थू है तेरे ऊपर, अरे यार तू चप्पल ही चोरे लागो के बच्चे को, और तू क्या टीचर है, क्या सिखाएगा बच्चों को, और फलाना ढिमकार, ये सारी बातें उसको उसके दोस्त ने कही। अब एक बात तो, अरे तू बोल ले पहले, ये काम कर। तो उसके दोस्त ने उसको कहा कि यार तू क्या आदमी है रे, तू अध्यापक बनने जा रहा है, तू चपलना चोर तो फिर है रे, थू है तेरे ऊपर, शर्म आनी चाहिए। तो ये क्या जवाब देगा? सोच के बताओ, इसको अगर ऐसा कहा जाए या आपको ऐसा कहा जाए तो आप क्या कहोगे? करा दे बात, चोर को नहीं, पहली मेरी लेर गए हो गई, जब बड़ा उबाना पे गातोगे बड़स में, मतलब मेरी चप्पल कोई चुरा के ले गया, तुम्हें नंगे पांव थोड़ी आता, मैंने वहां पे किसी की चप्पल पहन ली, कौन सी नैतिकता? मेरे साथ गलत हो गया, अपने भी गलत कर दो। मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो अपने भी अच्छा करो। वो मेरे लिए सीट रोक रही है तो मैं उसके लिए पानी की बोतल भर दूंगी। वो मेरे को बाइक दे रहा है तो मैं उसमें तेल डलवा दूंगा, हाँ या ना? वो मेरी चप्पल अगर किसी ने चुरा ली तो मैं किसी और की चप्पल चुरा लूंगा, कौन सी नैतिकता? नैतिक समानता। लिखो, नैतिक समानता में लिखो। लिखिए, इस अवस्था में समवयस्क समूह के साथ, पीयर ग्रुप, समवयस्क समूह के साथ अंतः क्रिया प्रारंभ होती है। समवयस्क समूह के साथ अंतः क्रिया प्रारंभ होती है, यह लेने देने के संबंधों पर आधारित होती है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप, लेने देने के संबंधों पर आधारित होती है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप का मतलब कि भाई मेरे लिए अच्छा करेगा तो मैं सामने वाले के लिए अच्छा कर दूंगा, मेरे लिए बुरा करेगा तो मैं उसके लिए बुरा करूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ। समवयस्क समूह के साथ अंतः क्रिया प्रारंभ होती है और यह वस्तुतः लेने देने के संबंधों पर आधारित होती है। आगे लिखना, इसी में आगे लिखना, इस स्तर पर बदले में मिलने वाले परिणाम के आधार पर, इस स्तर पर बदले में मिलने वाले परिणाम के आधार पर नैतिकता तय होती है। लिखो, नैतिकता तय होती है। लिखिए इसका उत्तर आगे, जैसे
मंदिर से चप्पल चुरा लेना, या मंदिर से चप्पल चोरी होने पर, मंदिर से चप्पल चोरी होने पर, जैसे मंदिर से चप्पल चोरी होने पर दूसरे की चप्पल पहन लेना, दूसरे की चप्पल पहन लेना और फिर उसे उचित ठहराना, दूसरे की चप्पल पहन लेना और फिर उसे उचित ठहराना। फिर उसे उचित ठहराना। देखो मैं देखता हूं कोई प्रश्न इस टॉपिक से आया हुआ है क्या। एक मिनट। केंद्र से परिधि, ये तो वो है। पंचक्रम वातावरण, सही गलत, संवेगात्मक, कौन सा सिद्धांत, विकास, क्वाइट 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 क्वाइट, बातचीत। ये तो कोलबर्ग वाला, कोलबर्ग से क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। व्यवहार में परिवर्तन वृद्धि है, कोलबर्ग, पियाजे से क्वेश्चन नहीं है, कोलबर्ग का क्वेश्चन आया हुआ है। कोलबर्ग को जब हम पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तीसरी, नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, और तीसरी है नैतिक सापेक्षता, मॉरल रिलेटिविज्म। 11-12 वर्ष प्लस, मतलब 11-12 वर्ष से ऊपर, या तो किसी व्यक्ति के जीवन में नैतिकता होती नहीं है, होगी तो फिर इस एज तक आएगी। क्या हुआ, क्या बंद हो गया? अरे जीतू दादा, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो नैतिक, ये तो लिख लिया क्या, सापेक्षता, मॉरल, RELATIVISM, मॉरल रिलेटिविज्म, RELA TIVISM, मॉरल रिलेटिविज्म, 11-12 वर्ष से ऊपर। यह नैतिकता का सर्वोच्च स्तर है दोस्तों। यहां तक कोई आम आदमी नहीं पहुंचता। पहली बात तो धरती के कोई 5-7% लोग होते हैं जो यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस नैतिकता के स्तर पर होता है विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय। ये मैं लिखाऊंगा, पहले समझो। विपरीत न्याय की समानता के प्रत्यय का मतलब है कि मेरा बुरा करके भी तुम्हारा भला हो रहा है, तो तू तो तेरो बल्लो कर, मेरी तो देखी जागी। अब ऐसा कोई है क्या अपने में से? है क्या कोई? है? कौन है मुकेश, बताओ मेरे को। है राकेश, योगेश है? अरे वाह योगेश। हाँ, तो अभी योगेश के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई योगेश को कोई फोन करे, RPSC से फोन आए कि योगेश एक ही सीट है सेकंड ग्रेड की, एक तो आप उस लिस्ट में है और एक वो उस लिस्ट में है जिनसे आप प्रेम करते हो, तो आप बताओ वो एक तरफा ही है भाई का प्रेम, सामने वाली पार्टी को कुछ नहीं पता है अभी, तो आपके हिसाब से उनको अध्यापक बना दिया जाएगा। आप फिर अगली बार ट्राई करना वापिस, तो बोले हाँ बिन बना दो। ऐसा कोई नहीं कहेगा ना, सिंपल सी बात है। मजाक की बात तो है सो, लेकिन कौन कहेगा ऐसा कि नहीं एक सीट है और अगला फोन कर रहा है, मतलब खाली फोन पर तय होगा, मार्क्स वार्क्स सब बराबर है, सारे डेटा बराबर हैं। अब हमें तो ये तय कर रहे हैं, बोर्ड तो ये तय कर रहा है कि भाई बच्चों से पूछ लो कि कौन अपनी सीट छोड़ेगा, तो आप बोलो मैं बलिदान देता हूं उस बच्चे के लिए, उसको
टीचर बना दो, मुझे मत बनाओ। अपन नहीं करेंगे ना ऐसा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि नैतिक सापेक्षता बहुत कम लोगों में होती है। नैतिक सापेक्षता होती है जैसे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो सब नैतिक सापेक्षता वाले नैतिक लोग हैं। भाई सेना में वहां पर सियाचिन के -20 के तापमान पर देश की सेवा जो कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो वो क्या तनख्वाह के लिए थोड़ी निभा रहे हैं कि भाई महीने की इतनी तारीख को तनख्वाह मिलेगी और शाबाश क्या आलीशान तनख्वाह मिलेगी। सामान्य तनख्वाह जैसी तनख्वाह है, लेकिन इस काम के साथ एक जिम्मेदारी है, जान का खतरा भी है, उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। वो जिम्मेदारी, वो भाव है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूं। मैं भले ही -20 के तापमान में बंकरों में रह रहा हूं, लेकिन मेरे देश के लोग तो सुरक्षित सो रहे हैं। ये फीलिंग कौन सी नैतिकता है? तो मेरा बुरा हो, बुरा मतलब शारीरिक रूप से कष्ट उठा रहा हूं, मैं उठाऊंगा, लेकिन किन लोगों का फायदा होगा? आम लोगों का। यह नैतिक सापेक्षता है। समझ में आई बात? नैतिक सापेक्षता का एक और व्यक्ति बहुत बड़े उदाहरण है, और उनको पढ़ना अगर समय मिले तो, और तुम पढ़ा करो। तुम क्या किताब, अभी तुम्हारे पास समय है, अच्छे लोगों के बारे में अच्छी जीवनियां लाया करो, पढ़ा करो, यूट्यूब वगैरह से देखा करो, उससे एक व्यक्तित्व में निखार आएगा आपके। उसका हो सकता है परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि आपको परोक्ष रूप से परीक्षा के लिए चीजें तैयार करेगी, अगर तुम्हारे अंदर पुस्तकें पढ़ने का अगर वो हॉबी या रुचि है तुम्हें। 4-5 लोग हैं, उनको जीवन में जरूर पढ़ना अगर अध्यापक अच्छा बनना चाहते हो तो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन 4 लोगों को जरूर पढ़ना। डॉक्टर कलाम को, महात्मा गांधी को, स्वामी विवेकानंद को और बाबा साहब अंबेडकर को। अब अंबेडकर साहब के जीवन की घटना बताता हूं आपको। नैतिक सापेक्षता किसको कहते हैं? अंबेडकर साहब ने 2 बड़ी फॉरेन की यूनिवर्सिटी से LLB LLM की डिग्री हासिल की थी, पता है आपको? कोलंबिया विश्वविद्यालय वहां से। और यह डिग्री संजीव पासबुक पढ़कर हासिल नहीं की थी, तुम्हें बता दूं। गोल्ड मेडलिस्ट थे इन दोनों यूनिवर्सिटियों में। आमतौर पर उस डिग्री को पूरा करने में उस समय 8 साल लगते थे, और हमारे देश के इन महान व्यक्ति ने महज 2 साल 3 महीने में पूरी डिग्री पूरी कर ली, विथ गोल्ड मेडल। यानी इस भरोसे के साथ कि मेरे जितने नंबर आए हैं ना, 8 साल बाद जो आएंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं उनके इतने नंबर नहीं होंगे। क्या ऐसे आदमी के पास आपको लगता है कि नौकरी की कमी थी? उनके संग्रहालय में विश्व के हर बड़े विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का हाथ से लिखा हुआ लेटर है कि महाराज पीसा बोलो, मकान कसो चाहे वो बोलो, गाड़ी कुणसी चाहे जो बोलो, तनख्वाह कती चाहे जो बोलो, नौकर कता चाहे जो बोलो, और मार का देश मार रहो, नागरिकता वागरिकता हम देख लेंगे, आप तो आ जाओ। आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति हमें मिलेगा क्या कहीं? हर यूनिवर्सिटी अपने को कोई लिख दे तो बताओ कौन से स्कूल में टीचर बनोगे? आप तो पैसे बोलो, आप पहले ही बोलना कर रहा, तू तो गढ़े ही लगा, मान तू लगा दे। तब भी उन्होंने उस चीज को स्वीकार, कहां आए वापस भारत में, सामान्य सी सरकारी एक नौकरी करी और पूरा जीवन किस चीज को समर्पित किया? देश में एकता है। ये तो अपन कर्म के खराब हैं, अपने में लक्षण नहीं है। नहीं, कभी अगर तुम बाबा साहब के संविधान को पढ़ो और जो हमारे जितने भी लोग संविधान समिति में थे उन सबके विचारों को देखो, तो अपने को पता चले कि ये लोग कैसे थे। आप सोचो ना, जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है वो, उसकी लिखी हुई किताब में एक प्लस माइनस कोमा फुल स्टॉप का चेंज करने में 200 लोगों की टीम लगती है। 105 बार संशोधन हो गया किताब में। 21,000 लोगों ने अब तक माथा फोड़ी करके उस किताब के अंदर प्लस माइनस करे, और उसको लिखा कितने आदमी ने? एक ने। बाकी भी थे, पर बाकी तो ही थे कर आज कट जा रहे संविधान लिखवा चाल छा। ये तो खुद गांधी जी का स्टेटमेंट है। नेहरू जी जब वो कमेटी लेकर गए थे तो गांधी जी की और कहते हैं अंबेडकर साहब के
वैचारिक मतभेद थे। तो नेहरू जी ले गए कि साहब ये देखो ये हैं। गांधी जी का अच्छा ओ क्यों आयो है, वही को मन हो, ओ क्यों है, ओ कह रहे हो कि मेरो ग्रामन कौन लगाना, मने भी ले चलो। मतलब कुछ एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं। अरे भाई वो तो ठीक है, नहीं मैं कानून का जानकार कौन है, वो तो कोई नहीं है। अरे तो देवता फिर संविधान क्या लिखी, कोई भाषण थोड़ी लिखना है कोई पॉलिटिकल, उसको बुलाओ। अरे 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 बाबू वो तो आपके तो थोड़े संबंध खराब चले ना। अरे मेरे संबंध खराब होने से क्या हुआ है, मेरे वैचारिक मतभेद तो किसी से भी हो सकते हैं, तेरे से भी होते हैं, पर देश के मुद्दे पर तो एक रहेंगे। बोल ठीक है, कोई कहेगा कि मैं तो मेरे को लक्ष्मणगढ़ जाना है तो मैं सीकर से जाऊंगा, कोई कहेगा नहीं मैं तो नवलगढ़ जाऊंगा फिर घूम के जाऊंगा। मंजिल तो सबकी राष्ट्र की आजादी और राष्ट्र का निर्माण ही है, तरीका अलग अलग हो सकता है और होना भी चाहिए, लोकतंत्र भी यही है। बुलाओ उनको। तो बाबा साहब को बुलाया गया, बाबा साहब को से संविधान लिखने की फिर वो पूरी प्रक्रिया उन्होंने की। उन्होंने तो विश्व के सारे संविधानों का अध्ययन किया। इतने कम समय में एक देश का संविधान लिखना था तो नया तो क्या लिखते, जब सारे देशों ने अच्छा कुछ लिख रखा है तो उनमें से जो चीज बेस्ट हमारे लिए रही उसको भारतीय संस्करण में अडॉप्ट किया उन्होंने, यही तो हुआ। अब सोचो उस प्रक्रिया में कई बार उनको कई तरह के कष्ट भी उठाने पड़े। भाई जो जातिगत संघर्ष आज हमारे देश में ये सोचो उस समय कैसा होगा। उस समय तो ऐसा कहते थे कि मंदिर के परछाई भी अगर पड़ जाए किसी वंचित वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, तो उसको भी अपमान समझा जाता था। तो उस पूरे प्रक्रम में उन्होंने इतने कष्ट झेलकर खुद पर आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ, शारीरिक हुआ, संविधान लिखने की प्रक्रिया को बनाए रखा। क्यों? क्योंकि कौन सी नैतिकता थी? नैतिक सापेक्षता। और एक बात यहां पर और कह रहा हूं, अपने विचारों को थोड़ा सा साइड में लगा के पढ़ना। इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुआ और हमने ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, हमने उनको जातियों का नेता बना के रख दिया। बाबा साहब जातियों के नेता नहीं थे दोस्तों, ये बात याद रखना। ये मैं उनको भी कह रहा हूं जिन लोगों के मन में बाबा साहब के प्रति दुर्भावना है, और उनको भी कह रहा हूं जो बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि दुर्भावना वालों ने तो उनको वैसे नहीं पढ़ा, और जो सम्मान करते हैं जानते वो भी बाबा साहब के बारे में नहीं है। कई लोग हैं जिनकी राजनीति और रोटियां बाबा साहब के नाम पे चल रही हैं। गलत कह रहा हूं क्या? और उनको कोई दिन कह दो क्या एक बार अंबेडकर जी के बारे में 4 लाइन ना बोलो, बाबा साहब बहुत महान आदमी थे, अब तो मन बेरो और बताओ, और तो कौन बेरो। सत्य ही है, सत्य परम सत्य है। आप पढ़ो, उनकी किताब है मैं कैसे बना, उसमें पूरे जीवन की घटना है उनकी सारी अध्ययन। आप सोचो एक व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हो गए, अगर इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है तो हम तो अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए तो भाग रहे हैं, हमको तो एक नौकरी के लिए तो भागना है, उनसे बड़ा क्या इंस्पिरेशन होगा। कितनी गरीब परिवार, कितने वैचारिक मतभेद। उस समय जब छुआछूत जैसी स्थितियां थी, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, उस समय एक आदमी वहां तक पहुंचता है। और 21वीं सदी के भारत की भी ये विडंबना ही है कि हम उनको नहीं पढ़ रहे। पढ़ना, अच्छे अध्यापक बनना चाहते हो तो सबको पढ़ो। आओ लिखो इस पर, नैतिक सापेक्षता पर लिखो। नैतिक सापेक्षता में लिखिए, विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय, विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल होता है। विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल होता है। विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल होता है। विपरीत न्याय की समानता का मतलब क्या है? मेरे साथ तुम विपरीत व्यवहार करो तब भी तुम्हें क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। आगे लिखो, नैतिकता का केंद्र, नैतिकता का केंद्र व्यक्ति के भीतर होता है। नैतिकता का केंद्र व्यक्ति के भीतर होता है। नैतिकता का केंद्र व्यक्ति के भीतर होता है, मतलब उसकी नैतिकता अब
किसी नियम से, किसी को दिखाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए, या भगवान, इन सब से नहीं, उसको खुद को सही लगेगा वो करेगा। जैसे मैंने क्या कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं शाकाहारी क्यों हूं, क्योंकि डेड बॉडी नहीं खानी। उसको खुद को लग रहा है ना, वो कोई धर्म से या किसी विचार से प्रभावित नहीं है। एक व्यक्ति जो थे वो एग्जाम स्कूल वाला, मैंने कहा आज की एज में आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि साहब जीवन में सब यही है, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। अब आप ऐसे थोड़ी कि हम इसलिए पढ़ के आते हैं ताकि सर को ऐसे दिखे कि अरे यार क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं, या मेरे घर में मेरा नाम होगी, देखो क्या पढ़ रहा है वो वहां पे, नहीं है ना। अभी आपका कैरियर, आपकी जीवन, आपकी लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुई नैतिक सापेक्षता। नैतिक सापेक्षता पर एक और घटना मेरे को याद आती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की घटना है, उसको भी सुनो। 1 मिनट की बहुत छोटी सी घटना है। हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में, और क्योंकि हम एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हैं, सभी धर्मों का, सभी पंथ का, विचारों का हम आदर करते हैं और करना भी चाहिए। 21वीं सदी धर्मों के ऊपर चलने वाली सदी नहीं है, वैज्ञानिक तर्कणा की सदी है। तो राष्ट्रपति भवन में एक समय था, इफ्तार पार्टी का आयोजन होता था। इफ्तार पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र रमजान का जब महीना आता है तो जो रोजेदार जब रोजा खोलते हैं पूरे दिन भर भूखे प्यासे रह के, तो उस समय जो रोजा खोलने की प्रक्रिया होती है उसको इफ्तार कहते हैं। सुबह की प्रक्रिया रोजा रखने की कहलाती है सहरी, शाम की प्रक्रिया होती है इफ्तार। और बहुत से लोग इस समय एक तरह का पुण्य, एक तरह का वो करते हैं, अच्छा काम। जैसे अपने नहीं होता है कि कहीं पद यात्रा चल रही है तो बीच में जूस पिलाने वाले और ये सब लगे रहते हैं, वो इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं ताकि उन लोगों के मदद से ऐसे लोगों को भी पुण्य मिले। तो हमारे देश के राष्ट्रपति भवन में भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता रहा है और होता है। इस प्रक्रिया को कुछ सालों के लिए एक बार होल्ड किया गया। जानते हो किनके द्वारा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अब बड़ा विचित्र लग सकता है आपको, आज हमारे देश में जिस तरह की नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, हमें लग सकता है कि ऐसा तो कोई ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। ना ना, किसने किया? एक इस्लाम समझने वाले व्यक्ति ने, इस्लाम मत वाले व्यक्ति ने। और पता है क्यों? जब उनके पास उनके पीएस गए, उनकी एक किताब है द कलाम इफेक्ट, पीएम नायर जो कलाम साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे उनकी लिखी हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। उन्होंने कहा कि जब इफ्तार पार्टी का आयोजन जब हो रहा था तो ये था कि भाई हर साल होता है, तो मैंने कलाम साहब से कहा कि सर 7 दिन बाद आपको वो पार्टी अपन रखेंगे राष्ट्रपति भवन में, आपको आना है। तो उन्होंने कहा किस बात की पार्टी? बोले इफ्तार पार्टी। तो ने कहा अच्छा कितना खर्चा आता है इसमें? तो उन्होंने बताया साहब इतने लाखों का खर्चा आता है, सब जो हमारे रोजेदार जितने भी सांसद हैं, एमएलए एमपी देश भर के, सबको बुलाया जाता है। और तो कलाम साहब ने कहा कि ये तो अच्छी बात है कि अपने कुछ सांसद, कुछ एमएलए एमपी रोजा रखते हैं, अच्छी बात है, ये तो बहुत पुण्य की बात है। लेकिन सांसद एमएलए एमपी के पास तो इतने पैसे होते ही होंगे ना कि अपना रोजा खुद खोल सके। हम राष्ट्रपति भवन में लाखों का खर्चा कर रहे हैं, और वो भी किन के लिए? सांसदों के लिए। एक काम करो, इस पैसे को ऐसे गरीब लोगों को देके आओ जो रोजा खोलने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है। समझ रहे हो? यह सच्चा पुण्य होगा। और ये कलाम साहब ने किया। और पीएम नायर ने कहा कि उसके बाद, मतलब मैं खुद जब ये बात घटना याद करता हूं तो मेरे को बड़ा शौक हो जाता हूं। मैं बहुत मानता हूं कलाम साहब को। थोड़ी देर बाद उसको कहा, बोला नायर रुक ना। नायर साहब आए, बोले ये और रख, ऐसे ये भी जोड़ देना उसमें। तो कह ये क्या है? ये मेरी तनख्वाह है 1 महीने की। तो कह साहब ये तनख्वाह मतलब क्यों? अरे चुप रहे। वर्ड बड़े, आप देखो कलाम साहब की वीडियो देखो, बड़े बच्चों की तरह बात करते। तो बताना मत किसी को कि मैंने पैसे दिए हैं ना, बताया थोड़ी करते हैं, बताने से फिर चीज खत्म हो जाएगी। तू तो दिया। उनके रिटायरमेंट के बाद पीएम नायर ने उनसे परमिशन ली ऐसी सारी घटनाओं की कि आपने मेरे साथ जो ऐसे जो वाक्य हुए, मैं चाहता हूं इनको लिखूं। तब उन्होंने कहा ठीक है अब लिख दे, अब तो कोई राष्ट्रपति होने के नाते कोई इसी चीज पर वो सवाल नहीं उठाएगा। कैसी नैतिकता? नैतिक सापेक्षता। भाई एक धार्मिक कार्य को रोकना, एक तरह से धार्मिक कार्य ही है, रोकना, ताकि क्या हो सके? उन लोगों का भला हो सके जिनके पास वो सुविधाएं, वो सुख सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे थे डॉक्टर कलाम साहब, या ऐसे होते हैं नैतिक सापेक्षता वाले। अब समझ में आया जब मैंने कहा कि केवल 5-7% लोग ही धरती पर ऐसे होते हैं जो इस नैतिकता तक
पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंच पाते। बाकी यहां पर आकर नैतिक विकास की अवस्थाएं तीनों स्तर खासतौर पर पियाजे के होते हैं समाप्त। अब हम बढ़ते हैं आगे और हेडिंग लगाओ कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ते हैं अब। कोलबर्ग पियाजे के स्टूडेंट थे और उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कुछ पॉइंट्स हैं कोलबर्ग को लेकर जिनको हमें जानना है। पहला ही पॉइंट अपने आप में एक बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म देने वाला है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, साक्षात्कार लिए कितने वर्ष के? 10 से 16 वर्ष के साक्षात्कार लिए। और किन के? समझ गए मैं जो पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं? मनुष्य के बाल विकास में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और साक्षात्कार केवल और केवल किन के ले रहा है? बालिकाओं के साक्षात्कार कोलबर्ग ने नहीं लिए। मतलब यह तय बात है कि बालक और बालिका, पुरुष और स्त्री, इनकी नैतिकताएं अलग अलग होती हैं। इनका सोचने समझने, बात को ग्रहण करने, उसके ऊपर रिएक्ट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके बावजूद उन्होंने केवल बालकों का साक्षात्कार लिया और अपने हिसाब से सिद्धांत दे दिया। कोलबर्ग की स्टूडेंट रही थी एक कैरोल गिल्लिगन। उन्होंने कोलबर्ग के ऊपर आपत्ति भी दर्ज करी, लेकिन ठीक है। इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं हैं, स्टेजेस, व 3 स्तर हैं, लेवल। वही 3 स्तर, वही 6 अवस्थाएं। कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक दुविधा को प्रस्तुत किया। इनमें हाइंज की दुविधा सर्वाधिक प्रचलित हुई। सर्वाधिक प्रचलित हुई। कोलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से, कोलबर्ग क्या कर रहा था उस साक्षात्कार में? बच्चों को कहानियां सुनाता था। और फिर बेटा इस स्टेज पे क्या होगा, इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसे क्या नहीं करना चाहिए, इन कहानियों के मार्फत से उसने
जैसा जैसा बच्चों ने कहा उस हिसाब से कहा। और इन कहानियों में सबसे पॉपुलर जो कहानी हुई वो कौन सी थी? एग्जाम में ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि हाइंज की दुविधा का संबंध कौन से आयाम से है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। क्या होगा आंसर? नैतिक विकास। तो यहां पर आज की यात्रा को करते हैं समाप्त। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।